तो एनेस्थीसिया टेक्निक की बात कर रहे थे, लोकल हो गया, मॉनिटर्ड हो गया, मॉनिटर एनेस्थीसिया केयर, फिर एक पेरिफेरल नर्व ब्लॉकेड हो गया। इतना याद रखो। फिर है जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया में तीन चीज़ देखी हमने, कि इंडक्शन कराना है, फिर मेंटेनेंस करना है उसका, फिर इमरजेंस यानी वापस होश में लेके आना है व्यक्ति को। आगे देखें, प्री ऑपरेटिव इवेल्युएशन। तो क्या क्या चीज़ें मालूम करनी है। तो उसमें कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है जो हमें नहीं पता, पेशेंट की पास हिस्ट्री के आधार पे वो सब मालूम कर लो, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन करा लो। ठीक है, पेशेंट का क्लासिफिकेशन किस कैटेगरी में उसको रखा जाए, कि ठीक है वहाँ कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकते हैं क्या उसके साथ। ठीक है। फिर सॉलिड फूड नहीं देना 6 घंटे पहले सर्जरी की, कोई मेजर सर्जरी हो रही है तो लिक्विड फूड नहीं देने 2 घंटे पहले, वो भी रोक दोगे। मेडिकेशंस कैन बी टेकन विद अ स्मॉल सिप ऑफ वाटर अप टू 1 to 2 hours बिफोर सर्जरी। तो मतलब वही है कि 2 घंटे पहले तो सब बंद ही कर देना है। हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, दे में रिक्वायर प्री ऑपरेटिव मेडिकेशंस टू रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिडिटी एंड रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन विद क्रिकोइड प्रेशर। ठीक है। तो हाई रिस्क वाले पेशेंट से कह रहे हैं, उनमें अगर आपको लगता है कोई मेडिसिन वगैरह उनकी ज़रूरी है तो वो दे सकते हो, मतलब ये हुआ कहने का। प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन सेडेटिव एंड एंजियोलिटिक्स। तो ये देने हैं, सेडेटिव्स देने हैं आपको, जाहिर सी बात है ऑपरेट वगैरह करने वाले हो, इसीलिए हम एनेस्थीसिया की बात ही कर रहे हैं। तो ये दे देने हैं उसको। तो उदाहरण कुछ दे दिए हैं, नाम पढ़ना चाहो पढ़ लो, जैसे मिडाजोलम फॉर एंजाइटी रिडक्शन एंड इम्प्रूव्ड एनेस्थीसिया एक्सेप्टेंस। मेडिकेशंस फॉर स्पेशल कंडीशंस, तो एसिड एस्पिरेशन रिस्क है तो एस्टोएंट एंटागोनिस्ट, पीपीआई दे दो, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। रिएक्टिव एयरवेज हैं उसके, मतलब ऐसा है कि वहाँ आपको कॉन्स्ट्रिक्शन इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं, तो वहाँ कह रहे हैं बीटा एडरेनर्जिक एगोनिस्ट दे देने हैं आपको, है ना, सिंपैथोमाइमेटिक्स, मतलब उनको उनका यूज़ कर लेना, एंटीकोलिनर्जिक दे देने हैं। फाइब्रोनॉप्टिक इंट्यूबेशन, एंटीकोलिनर्जिक टू रिड्यूस एयरवे सिक्रेशन। कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है क्या क्या कहाँ कहाँ समस्याएं आ सकते हैं। तो पेशेंट की कोई कंडीशन है तो उसको सोच लो पहले ही, कह रहे हैं। उसके बाद जिस समय आप इंट्यूबेट वगैरह करोगे उस समय कोई चीज़ अगर समस्या कर सकती है तो उसके लिए भी पहले से तैयारी करके रखनी है। एयरवेज वगैरह आपको ओपन रखने हैं तो उसके लिए सिम्पैथोमाइमेटिक्स यूज़ कर रहे हैं। फिर एसिड एस्पिरेशन हो सकता है तो उसके लिए एंटागोनिस्ट पहले ही दे दे रहे हैं या पीपीआई दे दे रहे हैं उसको रोकने के लिए। और आगे देखो, मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड्स। कुछ नहीं, इसमें कुछ बेसिक मॉनिटर्स होते हैं, कुछ एडवांस मॉनिटर्स होते हैं, इतना ही कर लो आप, इससे ज़्यादा नहीं। डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया मॉनिटरिंग। तो बिस पिक्टोरल इंडेक्स measures depth of anesthesia using EEG data aiming for a BIS range of 40 से 60। देख लेना बेटा, ये पूरा बहुत एडवांस मशीनें होती हैं तो उनमें पूरा फिर सिस्टम है, पढ़ना देखना एनेस्थीसिया इंड्यूस कराने के लिए। और भी मॉनिटर्स होते हैं। ये देखो आप, फार्माकोलॉजी ऑफ एनेस्थेसिक एजेंट्स, आपके लिए ये वाला मेन पार्ट है। तो लोकल एनेस्थेसिक एजेंट्स, तो इसमें कह रहे हैं कि जैसे एस्टर्स यूज कराए जाते हैं, उदाहरण लिखे हैं, उदाहरण जरूर देख लेना इसके अंदर, एग्जाम्पल जो है। तो प्रोकेन एक कर लो एटलीस्ट। फिर एमाइड्स, तो लाइडोकेन, बुपीवाकेन, ये इसमें आ जाता है। अच्छा, इनका मेटाबोलाइजेशन कहाँ हो रहा है, कहाँ बॉडी में जाके यूज हो रही है फिर ये। तो एस्टर्स जो है मेटाबोलाइज बाय प्लाज्मा कोलिन एस्टरेजेस। एमाइड्स मेटाबोलाइज बाय लीवर। मैकेनिज्म क्या है इनकी, तो दे ब्लॉक सोडियम चैनल्स टू प्रिवेंट नर्व डिपोलराइजेशन। पोटेंसी एंड ड्यूरेशन डिपेंड ऑन लिपिड सॉल्युबिलिटी। पीकेए प्रोटीन बाइंडिंग एंड वेसोडाइलेशन, इन सब के ऊपर पोटेंसी कह रहे हैं डिपेंड करती है। फिर क्या याद रखना है, कि लोकल एनेस्थेसिक एजेंट्स होते हैं कुछ, आपको तो थ्योरी में लिखना है तो इतना कर लो बस, कि एस्टर्स होते हैं, कुछ एमाइड्स होते हैं उदाहरण के नाम पे। एस्टर्स में जैसे प्रोकेन लिखने के लिए आपका, अमाइड्स में कोई पूछ ले तो लाइडोकेन, तो ये नाम याद कर सकते हो। बाकी छोड़ो, इसमें क्या डिटेलिंग में जाओगे आप, टफ होता जाएगा और ऐसे पूछा नहीं जाएगा सवाल। फिर है इंट्रावेनस एनेस्थेसिक एजेंट्स, तो उसमें जैसे बारबिचुरेट्स हो गए, तो थायोपेंटल का नाम देख सकते हो उसमें। प्रोपोफोल दे रखा है, आगे कीटामिन दे रखा है, इसको देख सकते हो कीटामिन का नाम। प्रोवाइड्स एनाल्जेसिया एंड स्टिमुलेट्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये देखो मेन बात है, मिनिमल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये जरूरी बात है। ये कीटामिन से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं होता। ठीक है, हम मॉर्फिन, वो भी पेन किलर का काम करता है, तो उसका ये मेजर साइड इफेक्ट होता है, वो पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। मॉर्फिन से ये चीज़ होती है, रेस्पिरेटरी सप्रेसेंट है वो। लेकिन कीटामिन जो होता है ये, इससे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं होता है, या मिनिमल होता है। तो ये चीज़ याद रख सकते हो। इंट्रावेनस फॉर्म में यूज होता है, इतना तो कम से कम याद ही कर लो। इंट्रावेनस का एक उदाहरण हो गया कीटामिन आपका। लोकल एनेस्थेटिक का एक उदाहरण कोई कम से कम इतना तो लिख देना कि प्रोकेन होता है या लाइडोकेन होता है, अगर पूछ ले वहाँ थ्योरी में। ओपियोइड्स में आ जाओ तो हमने अभी बात ही की,
जैसे मॉर्फिन। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ एडवर्स इफेक्ट लिखा है, इंक्लूड या इंड्यूसेस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स। फिर इनहेलेशनल में आ जाओ, तो इसमें ये सवाल पूछ चुका है कि इनमें से मोस्ट कॉमनली यूज हो रहा है इनहेलेशनल में तो कौन सा, नाइट्रस ऑक्साइड। इसको जरूर याद रखोगे। एक एक उदाहरण सबका कर लो, मैं मिनिमम पे चल रहा हूँ आपको लेके। तो नाइट्रस ऑक्साइड याद कर लेना। इट प्रोवाइड सेडेशन एंड एनाल्जेसिया, यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर एजेंट्स। ठीक है, इनहेलेशनल रूट्स के थ्रू है ये बात, याद रखना। फिर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं कुछ, रहने दो, इसको देखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो क्या देखना है इसके अंदर, ये नाम देखे हमने कुछ फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स के। तो एक हमने देखा लोकल एनेस्थीसिया, उदाहरण आपने देखा लाइडोकेन कर लो चाहे तो, प्रोकेन देख लो। ठीक। फिर इंट्रावेनस के अंदर हमने कीटामिन का उदाहरण देख लिया, बाकी बारबिचुरेट्स भी लिखे हैं ऊपर। ओपियोइड्स में एक उदाहरण देख लिया हमने, और ये भी याद कर लिया कि उसका साइड इफेक्ट होता है मॉर्फिन का, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, तो वो याद रख लोगे। इनहेलेशनल में एक नाम याद कर लिया, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो सेडेशन और एनाल्जेसिक दोनों का काम करता है ये नाइट्रस ऑक्साइड। आगे आ जाओगे, इंट्रा ऑपरेटिव एनेस्थेटिक केयर, तो मेंटेनेंस एनेस्थीसिया इन्वॉल्व्स इनहेलेशनल इंट्रावेनस एजेंट्स, पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग, दोनों चीजें यूज होती हैं इसमें, इनहेलेशनल भी इंट्रावेनस भी। ठीक है, फ्लूइड मैनेजमेंट रखना है तो उसको भी याद कर लो, तो उसमें कह रहे हैं यूजेस आइसोटोनिक क्रिस्टलोइड्स, जैसे नॉर्मल सलाइन ही हो गया तो वो यूज कर लिया आपने, रिंगर लेक्टेट हो गया, वो चीजें यूज हो जाती हैं। तो फ्लूइड मैनेजमेंट रखना है कुल मिला के, इतना ध्यान रखोगे। पोस्ट ऑपरेटिव, वहां पे कुछ केयर है, तो पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिक्स देने हैं उसको। तो इसमें सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन है कि पेशेंट को पेन है मान लो ऑपरेशन के बाद, तो पेन किलर वगैरह कुछ ले रहा है, उस तरह की बात कर रहे हैं। एसिटामिनोफेन, एनसेड्स, इनका प्रयोग कराते हैं, ये पेन किलर ही है मेनली, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स है। रीजनल एनेस्थेटिक टेक्निक्स, तो एपिड्यूरल पेरिफेरल नर्व ब्लॉक किए जाते हैं इफेक्टिव पेन रिलीफ के लिए, तो ये लोकल में ही मेनली ये दिए जाते हैं, तो वही है रीजनल एनेस्थेटिक टेक्निक्स। ठीक है, इतना ही है बेटा। अब मैं एक बार आपको पूरा ये जो पढ़ा है मैं इसके मेजर पॉइंट्स बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप ही के साथ मैंने भी रीडिंग लगाई है इसकी अभी नोट्स बनाने के बाद। तो एक पूरी रीडिंग लगा लेते हैं, अब आपको क्या याद रखना है उसकी, शुरू से लेकर एंड तक। ठीक है, तो बेटा देखो एक चीज है कि एनेस्थीसिया किसी को देना है तो पहले हो जाएंगी कुछ, एनेस्थीसिया क्यों दे रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है, ज्यादातर केसेस के अंदर हम ऑपरेशन से रिलेटेड बातें करते हैं। तो केयर कैसी हो जाएगी, प्री ऑपरेटिव हो जाएगी, पोस्ट ऑपरेटिव हो जाएगी। दो केयर तो वो हो जाएंगी, और एक बीच की स्टेज आएगी जो मेंटेनेंस की स्टेज होगी, कि मतलब आप ऑपरेट कर रहे हो उस समय आपको बनाए रखनी है वो स्टेज एनेस्थीसिया की। ठीक है, तो इन्होंने भी तीन लेवल में मेनली इसको बांटा है। तो कुछ पहले टेक्निक्स बता दी कौन कौन सी होती हैं। एक लोकल हो गया, लोकल एनेस्थीसिया। ठीक है, फिर मॉनिटर एनेस्थीसिया, पेरिफेरल नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया, और जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया के संबंध में तीन वर्ड देखे हमने, इंडक्शन करना, फिर मेंटेनेंस, फिर इमरजेंस। तो इंडक्शन, मेंटेनेंस और इमरजेंस। ठीक है, मेंटेनेंस फेज के अंदर कहते हैं कॉम्बिनेशन यूज करते हैं इनहेल्ड और इंट्रावेनस एजेंट्स का, ये बात याद रखना क्योंकि आगे भी रिपीट हुई है। फिर इन्होंने उस तरह से डिवाइड किया इसको प्री ऑपरेटिव केयर के अंदर, तो इसमें आप क्या करोगे, पेशेंट की कैटेगरी क्या है, पेशेंट किस स्टेटस का है आपके पास, ठीक है, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर लो, कहीं कोई समस्या तो नहीं है, कोई एलर्जी वगैरह पास में तो नहीं रही, वो सब मालूम कर लो। उसके लैब एग्जामिनेशन उसके पास हो अगर तो वो देख लो, आप करा लो जो भी आपको लगता है, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो उस तरह का बाद में पता चले। उसको खाना पीना नहीं देना है, खाना सर्जरी के 6 घंटे पहले बंद कर दो बिल्कुल, और पीने की चीज़ें 2 घंटे पहले। उनमें भी देख लो लगता है आपको पेशेंट के लिए कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है, कोई ऐसी ड्रग है कि ऑपरेशन जो है लंबे समय चलने वाला है, एनेस्थीसिया में लंबे समय रहने वाला है, तो उसको मेंटेन रखना पहले से ज़रूरी है। तो उन चीज़ों को आप पहले से ही करके रखोगे, पेशेंट एस्पिरेट ना कर जाए, ज़रूरी है ना। वो हाइपर एसिडिटी वाली समस्या हो तो उसको कंट्रोल करके रखो। तो वो सारी बातें इन्होंने कह दी हैं, तो यहाँ देख लोगे उनको, आप वो लिख देनी है। ठीक है, फिर है मॉनिटरिंग करनी है, तो नाम आपसे ऐसा नहीं पूछेगा स्पेशली कि इन इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बताओ, तो वो कोई खास बात नहीं है। ये देख सकते हो डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया मॉनिटरिंग के लिए क्या यूज कर रहे हैं, तो ये BIS इंडेक्स है, इसका नाम देख सकते हो आप, बिस्पेक्ट्रल इंडेक्स करके। चाहो तो इसका नाम याद कर सकते हो कि इसको 40 से 60 की रेंज में रखा जाता है BIS को। ठीक, इतना बस चाहो तो याद कर सकते हो।
फिर इनकी फार्माकोलॉजी, तो फार्माकोलॉजी तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो तो हम देख ही चुके कैसे कैसे काम करा रहे हैं हम लोग। लोकल एनेस्थीसिया कैसे काम, मतलब लोकल एनेस्थीसिया है तो लोकली नर्व कंडक्शन ब्लॉक कर रहा है, उस तरह से लिख सकते हो। बाकी उदाहरण के रूप में देख सकते हो कि लोकल एनेस्थीसिया में जैसे हमने देखा, ये लाइडोकेन, बुपीवाकेन, प्रोकेन, जो भी है एक दो नाम ध्यान रख लेना। फिर इंट्रावेनस के अंदर हमने देखा कीटामीन जैसे, और ये भी देखा कि इसका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो है बहुत कम है। ठीक है, प्रोपोफॉल वगैरह भी सी में आ जाता है, सब देखने का मन होगा। ओपियोइड्स में तो मॉर्फिन आ जाता है, फेंटेनिल ये भी फेमस है। तो याद रखना कि इसमें लेकिन जो मॉर्फिन है उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है। इनहेलेशनल में नाइट्रस ऑक्साइड, इसको अदर एजेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, ये भी अच्छा सेडेटिव है और एनाल्जेसिक है। फिर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं कुछ, नाम चाहो तो देख लेना इसको भी। आगे आ जाइए। इंट्रा ऑपरेटिव केयर रखनी है तो उसमें मेनली मेंटेनेंस जो है वो रखना है, आप जानते हो कॉम्बिनेशन यूज होता है, पीछे भी बात की थी हम लोगों ने। फ्लूइड मैनेजमेंट रखना है उस समय जिस समय सर्जरी चल रही है, तब भी बॉडी में फ्लूइड की कमी ना हो जाए। कई बार बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, वो सब ना हो तो उसका ध्यान रखना है। पोस्ट ऑपरेटिव चीज़ों में क्या क्या हो सकता है, तो पोस्ट ऑपरेटिव में ये हो सकता है पेशेंट को पेन वगैरह हो तो उसको खुद से कंट्रोल कर ले, तो एनसेड्स वगैरह वो उसको बता देने हैं। ठीक है। फिर कई बार हो सकता है आपके पास ही हो पेशेंट एडमिट हो वहीं पे, तो उस समय रीजनल एनेस्थेटिक की जरूरत पड़ सकती है, तो वो यूज़ कर लेना है उस कंडीशन में। ठीक है। तो ये बेसिक बातें थी एनेस्थीसिया के बारे में। आगे हम लोग इसको टॉपिक की तरह जब फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे, वहाँ कुछ पर्टिकुलर एजेंट्स वगैरह के बारे में, तब ध्यान से इसको देखेंगे। यहाँ सिर्फ फंडामेंटल्स की बात थी तो वो हमने पढ़े हैं। ठीक है। इसी तरह फंडामेंटल्स में फिजियोथेरेपी के वो भी पढ़ने को कहा गया आपसे। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग सुपरफिशियली रखेंगे, आप जानते हो, अदरवाइज तो पूरी ब्रांच है, पूरा एक कोर्स होता है 4 साल का, सब कुछ नहीं पढ़ सकते। यहाँ भी आपको क्या जानना चाहता है वो कि एग्जाम में लिखने को आ जाए सब्जेक्टिव तो आप लिख सको। ठीक है, इसमें भी स्पेसिफिक सवाल नहीं करेगा कुछ भी। जल्दी से इसकी भी रेटिंग लगा लेते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ फिजियोथेरेपी, तो डेफिनेशन और गोल क्या है, तो फिजियोथेरेपी ऑल्सो नोन एज फिजिकल थेरेपी। तो फिजिकल थेरेपी का है या फिजियोथेरेपी, एक ही बात है। It is a branch of healthcare that focuses on assessing, diagnosing, and treating physical impairments or disabilities through various techniques. The primary goal of physiotherapy are to improve movement, alleviate pain, restore function, and enhance the overall quality of life. तो बेसिक अगर मैं बात करूं, अगर ये परिभाषा ध्यान क्या आती है वहाँ एग्जाम में, तो आपको ये समझना है कि फिजियोथेरेपी का मतलब है कि वो सारी टेक्निक्स जिसकी वजह से आपका कोई जॉइंट है मान लो, ठीक है, या कोई ऑर्गन है वो काम नहीं कर रहा, तो वापस से कैसे उसकी फंक्शनिंग को लाया जाए। तो वो जो जितनी भी टेक्निक्स हम यूज करते हैं तो वो फिजियोथेरेपी है। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज जहाँ हो रही हैं तो वो सब फिजियोथेरेपी में आ जाते हैं। ठीक, तो गोल इसका यही है कि दोबारा से वो फंक्शन जो है उसके वो रिस्टोर हो जाए। आगे देखो, assessment and diagnosis. The process begins with a thorough assessment of the patient's physical condition. This includes evaluating their medical history, performing physical examinations, and using diagnostic tests as needed. The aim is to understand the root cause of problem and develop a tailored treatment plan. ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले आप असेसमेंट करोगे। तो कैसे असेसमेंट करोगे कि मान लो कि इंजरी का पेशेंट आया है, लंबे समय से यूज नहीं कर रहा अपने किसी ऑर्गन को, कोई ज्वाइंट नहीं चल रहा उसका मान लो, तो आप देख लोगे कि भाई फ्लेक्शन प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा, एक्सटेंशन हो रहा है नहीं हो रहा, रोटेशन हो रहा है नहीं हो रहा, ये कितनी लिमिटेशन है, किसी जॉइंट की मूवमेंट कितनी होती है, मान लो 60 डिग्री होती है तो वो कम हो गई उसकी, मान लो 20 डिग्री मूव कर रहा है। उस तरह करके आपने असेस कर लिया, है ना, और आपने डायग्नोस कर लिया कि कहाँ पे क्या समस्या हो सकती है। उसके हिसाब से फिर आपने एक टेलर ट्रीटमेंट प्लान बनाया उसके लिए कि हम ये चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रीटमेंट प्लानिंग कैसे होती है, बेस्ड ऑन द असेसमेंट अ ट्रीटमेंट प्लान इज डिवाइज्ड। The plan outlines specific goals and interventions, which might include exercises, manual therapy, and other modalities. The plan is dynamic and may be adjusted based on the patient's progress. Clear? तो मतलब यहाँ पे आप उसको इवेलुएट करते रहोगे कि आपके कुछ टारगेट्स होंगे कि ठीक है इतने दिनों में हम इस जॉइंट के मूवमेंट इतने ले आएंगे, या इतना मूव करने लगेगा पैर, जो इतनी पावर आ जाएगी इसकी, उस तरह से आगे बढ़ते हो। पेशेंट एजुकेशन बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, तो एजुकेटिंग पेशेंट्स अबाउट देयर कंडीशन, बता दो कि भाई ऐसा नहीं है कि 10 दिन में ठीक हो जाओगे, टाइम लगेगा। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है इसमें। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज इज अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ फिजियोथेरेपी। दिस हेल्प्स पेशेंट understanding their role in recovery process and promotes long term health.
ठीक है, मतलब पेशेंट को खुद से भी जानना होगा कि सिर्फ डॉक्टर पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। तो पैसिव एक्सरसाइजेस भी होती हैं, फिर एक्टिव एक्सरसाइज भी होती हैं। कॉमन मेथड्स इन फिजियोथेरेपी, अब देख लोगे इनके कौन कौन से मेथड्स हैं। तो एक्सरसाइज थेरेपी, तो नॉर्मली हम लोग इसी को समझते हैं फिजियोथेरेपी। तो एक्सरसाइज थेरेपी इन्वॉल्व्स अ रेंज ऑफ एक्सरसाइज डिजाइन टू improve strength, flexibility, endurance and coordination. It can include strengthening exercise, targeting specific muscle groups to improve strength। जैसे जिम में आप क्या करते हो, उसमें होते हैं ना अलग अलग, कि ये सेट लगाया, ये सेट लगाया, तो पर्टिकुलर मसल्स को टारगेट करके हम लोग वो एक्सरसाइज प्लान करते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होते हैं, जैसे जिम वगैरह स्टार्ट करने के पहले आप करते हो। तो एनहांसिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिड्यूसिंग मसल टाइटनेस, तो कहीं स्टिफनेस वगैरह हो तो वहां ज़्यादा अच्छा काम करती हैं चीज़ें। एरोबिक एक्सरसाइजेज, इंप्रूविंग कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस एंड ओवरऑल एंड्योरेंस, तो ये सब इसमें आ जाती हैं एक्सरसाइज थेरेपी के अंदर। कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, इसी तरह कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, कुछ एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं। वो जुम्बा वगैरह क्लासेस आजकल बहुत चल रही हैं शहरों में, वो सब इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट आ जाती है मैनुअल थेरेपी। मैनुअल थेरेपी इंक्लूड्स हैंड्स ऑन टेक्निक्स टू मैनिपुलेट द मसल्स, जॉइंट एंड कनेक्टिव टिश्यू। Common manual therapy techniques include joint mobilization, so gradual movement of joints to improve range of motion and reduce pain. Soft tissue mobilization techniques to release muscle tension and improve blood flow. Massage therapy, manipulating soft tissue, देख लेंगे। Third, modalities. Various physical agents are used to facilitate healing and reduce symptoms. ये देख लोगे, ये मेन चीज़ आजकल यूज हो रही है। कोई पूछ ले अगर कि अब मॉडर्न टेक्निक्स में क्या क्या यूज हो रहा है इसके अंदर फिजियोथेरेपी में, तो ये चीज़ें हैं। तो हीट थेरेपी हो रही है, कोल्ड थेरेपी, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, अल्ट्रासाउंड थेरेपी। तो हीट थेरेपी वही है कि जैसे स्वेदन आ गया हमारा, तो अप्लाइंग हीट टू रिलैक्स मसल्स, इंक्रीजेस ब्लड फ्लो एंड रिड्यूसेस स्टिफनेस। कोल्ड थेरेपी, यूजिंग आइस और कोल्ड पैक्स टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड नम पेन। ठीक है, तो इसमें आपको एक बात मैंने कही होगी कि शुरुआत की अगर इंजरी है तो उसके अंदर हम लोग कोल्ड थेरेपी नॉर्मली यूज करते हैं। अगर कोई क्रॉनिक कंडीशन है तो वहाँ हीट थेरेपी यूज करते हैं, या कहीं स्टिफनेस वगैरह ज्यादा है मतलब, तो वहाँ पे हीट थेरेपी यूज होती है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, यूजिंग इलेक्ट्रिकल करेंट्स टू रिड्यूस पेन, स्टिमुलेट मसल्स एंड एनहांस हीलिंग। इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू, तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, तो जाहिर सी बात है बहुत कम स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिकल करंट जो यूज किया जाता है। अल्ट्रासाउंड थेरेपी, अप्लाइंग हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स टू डीप टिश्यूज टू प्रमोट हीलिंग एंड रिड्यूस पेन। तो अल्ट्रासाउंड थेरेपी भी है। नेक्स्ट आ जाती है पोस्चरल ट्रेनिंग, है ना। तो जैसे स्कोलियोसिस, इस तरह की कंडीशंस है, तो उनमें मेनली यही होता है कि पोस्चर जो है वो लोगों का बिगड़ा हुआ होता है, तो वहाँ पे पोस्चरल ट्रेनिंग एम्स टू improve बॉडी अलाइनमेंट एंड मैकेनिज्म टू प्रिवेंट स्ट्रेन एंड इंजरी। टेक्निक्स इंक्लूड एक्सरसाइजेज, ergonomic adjustments to enhance posture during daily activities. Instruments and equipments used in physiotherapy, तो एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स कुछ लिखे हुए हैं, तो इसमें कह रहे हैं रेजिस्टेंस बैंड्स यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बाय प्रोवाइडिंग वेरिंग लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जैसे जिम वगैरह में भी वेट कई बार देखा होगा कि साथ में बढ़ा देते हैं कि हाथ पे वजन बांध दिया, है ना, पैरों में वजन बांध दिया, उस तरह की चीजें हैं। तो वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का ही काम करती हैं। खैर उन्होंने अगला पॉइंट ही दे दिया, फ्री वेट्स, तो डंबल, कैटल बेल्स, तो ये भी कुछ होते होंगे, यूज टू बिल्ड मसल स्ट्रेंथ। डंबल तो जानते ही होंगे। एक्सरसाइज बॉल्स यूज फॉर स्टेबिलिटी, बैलेंस एंड कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। ठीक है, बॉल्स होती हैं तो उनको पिंच करते हैं, वो अक्सर देखा होगा, कोई इंजरी हो जाए इस तरह की, हाथ की मसल्स की पावर चली गई है, तो उसको फिर प्रेस करने के लिए देते हैं, वो अलग अलग टाइप की भी आती हैं। ट्रेडमिल एंड स्टेशनरी बाइक्स फॉर कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग। इक्विपमेंट्स अभी देख भी लिया हम लोगों ने, हॉट पैक्स हैं, कोल्ड पैक्स हैं, हीट एंड कोल्ड थेरेपी के लिए। टेंस यूनिट्स, तो ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन डिवाइसेस यूज्ड फॉर पेन रिलीफ। ठीक है, अगर आप देखोगे, अगर कभी किसी ने कराया हो फिजियोथेरेपी वगैरह, तो उनकी कुछ पैचेस टाइप होते हैं, उनको कनेक्ट कर देते हैं, जैसे ईसीजी कनेक्ट करते हैं ना, तो उस तरह से कनेक्टर्स होता है वो, तो उनको कनेक्ट कर देते हैं, फिर उनमें वो करंट चलाते हैं। तो वो थेरेपी का पार्ट है, जो टेंस यूनिट्स होती है, वो कह रहे हैं ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन डिवाइसेस। ठीक है।
अल्ट्रासाउंड मैकेन मशीन्स फॉर डिलीवरिंग थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड वेव्स। मैनुअल थेरेपी टूल्स हैं कुछ, तो फोम रोलर्स, फोम के रोलर्स हैं। और सेल्फ मायोफेशियल रिलीज टू रिड्यूस मसल टाइटनेस। पीछे देखा होगा एक वो, इसमें शार्क टैंक में एक महिला आई थी वो, कि मैंने ये रोलर्स बनाए हैं तो इससे आपको फेस में जो है अपनी जो टेंशन है वो सब रिड्यूस लगेगी, आप अच्छा फील करोगे इस तरह से, है ना। तो वो फोम रोलर्स होते हैं। मसाज टूल्स हैं, तो आजकल देख ही रहे हो कि मार्केट में आ रहे हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, लगाओ उसको कहीं। तो वेरियस टूल्स फॉर मैनुअल मसाज एंड मायोफेशियल रिलीज। डायग्नोस्टिक टूल्स हैं कुछ इनके, तो गोनियोमीटर्स, ये शायद पढ़ा होगा कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज होता है। रेंज ऑफ मोशन। नो। ठीक है ना, तो वही लिखा है, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग जॉइंट एंगल्स एंड रेंज ऑफ मोशन। फिर डायनामोमीटर्स, डिवाइसेस फॉर असेसिंग मसल स्ट्रेंथ। असिस्टिव डिवाइसेस हैं कुछ, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, तो प्रोस्थेटिक्स भी आजकल चल रहे हैं। तो कस्टम डिवाइसेस डिजाइन टू सपोर्ट और रिप्लेस बॉडी पार्ट्स। ठीक है। मोबिलिटी एड्स, केन्स, क्रचेस एंड वॉकर्स टू असिस्ट विद मूवमेंट। Conclusion: Physiotherapy combines various methods and tools to address physical impairments and enhance overall health by focusing on individualized treatment plans, patient education, and the use of specialized techniques and equipments. Physiotherapists aim to improve movement, reduce pain, and support recovery and rehabilitation. ठीक है बेटा, देखो कुल मिला के पूरी रीडिंग तो मैंने आपको लगा दी, है ना। लेकिन जैसे समझ में आ रहा होगा आपको कि यहाँ से सवाल नहीं बनेगा कभी भी। लेकिन पढ़ाया इसलिए मैंने, और पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि आपका सब्जेक्टिव वाला पार्ट भी है, तो वहाँ पे दे सकता है कभी। जो टॉपिक स्ट्रेस नहीं होते हैं ना, अक्सर उनको सब्जेक्टिव में दे देते हैं, जहाँ से सवाल बनने की संभावना नहीं होती कि देखने व्यक्ति क्या लिखता है। तो आप इसमें अपना आयुर्वेद भी थोड़ा मिला सकते हो, है ना, स्नेहन स्वेदन को इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो, जो आप सब्जेक्टिव में लिखोगे इस तरह की चीज़ें। मैं जल्दी से एक बार बता रहा हूँ अभी क्या इसमें लिखना है आपको, अगर कभी आ जाए तो। फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी ऑल्सो नोन एज फिजिकल थेरेपी, is a branch of healthcare that focuses on assessing, diagnosing, and treating physical impairments or disabilities through various techniques। ठीक, इतनी एक बात याद रखोगे। फिर असेसमेंट डायग्नोसिस को आप कर लोगे जॉइंट मूवमेंट देख के। फिर उसके लिए ट्रीटमेंट प्लान बनाओगे, क्या प्लान करना है आपको। पेशेंट को भी एजुकेट कर दोगे कि भाई तुमको ये चीज़ें करनी है, या तुम्हारे ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। ये कुछ मेथड्स दिए हैं फिजियोथेरेपी के, यही मेन है, इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक्सरसाइज थेरेपी है, तो कुछ स्ट्रेंथनिंग है, कुछ स्ट्रेचिंग है, कुछ एरोबिक एक्सरसाइजेस हैं। कुछ मैनुअल थेरेपीज हैं, तो जॉइंट का मूवमेंट जैसे करने को पेशेंट को बोल दिया, मसाज खुद से भी कर सकता है वो, या आप भी कर सकते हैं, उस तरह की कुछ थेरेपीज है, मैनुअल थेरेपीज। ठीक। किसकी सहायता से हेल्प करोगे, तो कुछ डिवाइसेस हैं, तो जैसे हीट थेरेपी देनी है, कोल्ड थेरेपी या इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देना है, या अल्ट्रासाउंड थेरेपी देनी है, तो इनमें इनके रिगार्ड जो भी चीज़ें हैं वो आपको चाहिए होंगी। हीट थेरेपी में आपका जैसे हो गया कि हीट अप्लाई करने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो इस तरह का, है ना। हॉट बैग्स भी आता है। कोल्ड थेरेपी में कोल्ड बैग्स आते हैं, कोल्ड पैक्स आते हैं, आइस वगैरह। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन तो करंट से ही दिया जाना है, तो अल्ट्रासाउंड थेरेपी अल्ट्रासाउंड मशीन से दी जानी है। ये पोस्टल ट्रेनिंग होती है इसके अंदर। बाकी और कुछ नहीं है, सब वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। तो इतना है, ये हो गया फिजियोथेरेपी वाला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बचा है थोड़ा सा, चलो कुछ सवाल जवाब कर लिए जाए, करने को कहा था आज मैंने आपसे। बने रहोगे, कुछ सवाल करेंगे अभी। नहीं सर। हाँ, कुछ कह रहे हो बेटा। हाँ जी सर, मैं ये पूछ रही थी, मैंने ना थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो सर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा सिलेबस से कौन से टॉपिक हो गए कौन से बचे हैं। एक बार थोड़ा सा वो बता देंगे सर, सिलेबस से मैं रिलेट कर लूँ, जो रह गया वो फिर मैं खुद कर लूंगी। ठीक है, चलो यहाँ देख लोगे, मैं एक बार बता देता हूँ। ये आपका पूरा सिलेबस है बेटा, है ना। और जो हो गया उसके लिए परेशान मत हो, अभी मैं सवाल जब करूंगा ना सिलेबस खत्म कराने के बाद, तो एक बार सब कुछ समझ लो, आपका दोबारा से करा दूंगा उस तरीके से लगभग, है ना, कि आप गो थ्रू हो जाओगे सबके। ये सारे टॉपिक हमारे हो चुके हैं। ठीक है। आपके लिए जो मेजर है, जो आपने शायद नहीं देखा होगा, वो होगा ये पोस्ट इंडिपेंडेंट स्टेप्स, क्योंकि ये अलग की बात है, इसको अलग से पढ़ा था हम लोगों ने। पोस्ट इंडिपेंडेंट स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट थ्रू पॉलिसीज टू डेवलप एंड प्रमोट आयुर्वेदा एजुकेशन, ट्रीटमेंट एंड अवेयरनेस। कई लोग को पता होगा, मैं पूछूंगा अभी, आज ये पूछने वाला हूँ मैं। फिर है रचना शारीर, तो इसमें बेसिक चीजें हैं, ये भी सारी हमारी कवर हो गई हैं बेटा। ठीक।
द्रव्य गुण यहाँ तक हो गए हैं आपके। और ये ब्रीफ नॉलेज अबाउट फार्माकोलॉजी ऑफ एनेस्थेटिक्स, सीएनएस, ये सब मॉडर्न टॉपिक्स ये बचे हुए हैं। ये हमको करने हैं अभी, ये नहीं हुए हैं, ठीक। रस शास्त्र में भी ये सब जितने टॉपिक यहाँ देख पा रहे हो, इनका सुपरफिशियल तो लगभग सबका हो चुका है। मैं इसमें कुछ पॉइंट्स लिखवाने वाला हूँ। एक्सक्यूज सर। हाँ बोलिए। सर एक्सक्यूज सर, ये जो डीजी का ये थर्ड पॉइंट है ना, डिटेल नॉलेज ऑफ ड्रग्स, ठीक है। अच्छा ये ड्रग्स। इसमें डिटेल है, ठीक है। नॉन डिटेल भी करनी है क्या सर इसमें, या फिर सिर्फ डिटेल? बेटा ये सिलेबस में जो ड्रग्स है ना कुछ उनकी बात है। ये हम कर लेंगे चिकित्सा के साथ, अभी चरक चिकित्सा अभी शुरू करने वाले हैं ना, ये पार्ट सुश्रुत वाला खत्म हो जाएगा तो चिकित्सा आने वाला है आपका। तो उसके साथ के लिए छोड़ रखा है। चिकित्सा में आ जाएगा ये पार्ट, परेशान नहीं हो। इसको वहीं मैं पढ़ा दूंगा आपको, जो भी ड्रग्स है, भाव प्रकाश की भी, ठीक है। ओके। हम्म। तो इसको भी छूटा हुआ कह सकते हो भी, चलो थर्ड पॉइंट इसको भी मान के रखो, ये रह रहा है हमारा। ठीक, यहाँ के मेजर पॉइंट्स हो गए हैं आपका। शोधन वगैरह सब कुछ हो गया है, रसशास्त्र वाले जो हैं। इनमें मुझे धातुओं में, उपधातुओं में, सब में एक दो दो पॉइंट है जरूरी, वो लिखेंगे, क्योंकि मेन तो सिर्फ टेबल्स है। बाकी वो एक एक दो दो पॉइंट है, वो बताने हैं मुझे आपको, ठीक। फिर ये कल्पना वगैरह, ये सब कुछ हो गया है इसके अंदर। ये सारे टॉपिक हो गए हैं इसके। फार्माकोविजिलेंस वगैरह सब हो गया। रोग निदान, इसमें ये रह रहा है अभी, रोग निदान पूरा छूटा हुआ है। अगत तंत्र पूरा रह रहा है, ठीक है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, अगत तंत्र दिया इतना बड़ा टॉपिक है, सवाल उसमें गिनती का कोई एक आध सवाल आएगा, ठीक है, तो वो मेजर टॉपिक नहीं है अगत तंत्र जो है। आपका रोग निदान ज्यादा जरूरी है, अगत तंत्र में सवाल ऐसे नहीं आएंगे कि बहुत सवाल आते हो। ठीक है, स्वस्थ व्रत है तो वहां भी कोई ऐसे सवाल नहीं आएंगे, एक दो सवाल ही आएगा, और लिखने में बड़े टॉपिक दिखाई दे रहे हैं आपको। है कुछ नहीं वहां ज्यादा कुछ। और इसमें प्रोग्राम्स जो है वो हम कर चुके हैं, ठीक है, प्रोग्राम वाला पार्ट हो चुका है। और बाकी इसका जो पार्ट देख पा रहे होगे यहाँ पे, कम्युनिकेबल डिजीज वगैरह सब, ये सब चिकित्सा के साथ ही मैं करा दूंगा, मैं वहाँ ले लूंगा सारे टॉपिक्स। ठीक है, प्रोग्राम सारे हो गए हैं जो यहाँ देख पा रहे हो, कोई छूटा होगा देख लेंगे उसको। प्रसूति तंत्र के नोट्स दिए हैं आपको, पढ़ा नहीं है अभी, तो इसको भी अभी लेना है। सुश्रुत के जस्ट बाद पहला मैं टॉपिक यही लूंगा आपका, प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग, ठीक। कौमार भृत्य पूरा हो चुका है हमारा, कंप्लीट हो चुका है। काय चिकित्सा पंचकर्म, इसमें पंचकर्म पूरा हो चुका है हमारा, ठीक है। बेसिक्स ऑफ फिजियोथेरेपी, रसायन वाजीकरण हो गया, और ये प्रिंसिपल्स ऑफ पंचकर्मा ये हो गया बेटा, ठीक है। चिकित्सा वाला पार्ट छूटा हुआ है, ऊपर जो लिखा हुआ है। शल्य तंत्र लगभग आपका पूरा हो गया, कल कंप्लीट हो जाएगा, जो मैंने कहा बाकी पार्ट छूटा हुआ है तो ये कंप्लीट हो गया है। मेडिकल रिसर्च बायोस्टैट ये हमारा चल रहा है, इसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स लिए हैं अभी। मेजर तो यही है, मीन मीडियन मोड। और इसके अलावा क्या देखा था बेटा, एक वो ये वाला रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, और मीन मीडियन मोड, इसमें सिर्फ इतना हुआ है अभी। एक टेस्ट बताया आपको, प्रोबेबिलिटी वाला टेस्ट जो है पैरामेट्रिक, टी टेस्ट, वो पढ़ा है अभी हमने, सिर्फ इतना हुआ है अभी हमारा। सर फिर जो बचा है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी सर मेरे को, वो मैं साथ साथ करती रहूंगी, तब बहुत सारा जो पार्ट, हो चुका है मीन। बहुत सारा पार्ट है वो। ना मैं कह रहा हूँ कि मैं उसको एक काम करूंगा, मैं इनसे सवाल करूंगा, जैसे अभी हम सवाल करना शुरू करेंगे, है ना, तो उसको वहां कवर करेंगे, मैं एक एक करके सवाल पूछूंगा। तो वो आपका पढ़ना हो जाएगा, मैं वहां बताऊंगा अभी साथ में, नोट्स दे दूंगा मैं आपको, ठीक है ना, अगर रह गए ठीक। आपके। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ है बेटा, सर कहाँ तक बोलूंगा, हाँ। ये चरक वाले तो नोट्स मिल गए थे सर, जो फर्स्ट वाला है सिद्धांत संहिता सिद्धांत वाला। हम्म। द्रव्य गुण के कुछ नोट्स हैं सर मेरे पास, ये सारे नहीं हैं। और रचना शारीर के भी हैं, इसमें से आप, सरल शास्त्र ठीक है के भी हैं। अरुणा, ठीक रोग है, निदान और ये मैंने आपके साथ किया है ठीक है, अभी, ये वाला जो शल्य वाला और काय चिकित्सा ठीक वाला है, पार्ट है, पंचकर्म वगैरह, ठीक कुमार है। भृत्य ग्रह एक वगैरह, मिनट, ये सारे किए हैं। अरुणा एक मिनट, आप एक काम करोगे, आप मुझे ना अलग से बात कर हाँ, लेना, ठीक है, मेरे से अलग से बात कर लेना, क्योंकि यहाँ फिर कॉमन डिस्कशन में काफी लंबा चला जाएगा। तो आप मेरे से अलग से बात कर ठीक है। लेना, और आपने कब ज्वाइन किया था मुझे बता देना, मेरी समझ में भी आ जाएगा क्या टॉपिक आपके छूटे हुए होंगे उसके पहले के हिसाब से, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ ठीक कॉमन है सर। बात करते हैं, कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं। तो जस्ट आफ्टर क्लास कॉल कर लूँ? हाँ, जस्ट आफ्टर क्लास कर लो आप मुझे कॉल, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलो अभी कुछ सवालों के जवाब दोगे। और जब सवाल कुछ करता हूँ, जिन लोग के नहीं भी हुए टॉपिक, बेटा सवाल आप अच्छे से सुना करो, क्योंकि उसके जवाब है वही चीजें हैं जो आपको तैयार करनी है, वही पढ़ाई है मैंने। तो जल्दी से क्रमशः कुछ पॉइंट्स बता दोगे, एक टॉपिक कहा मैंने अभी, पोस्ट इंडिपेंडेंट स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट थ्रू पॉलिसीज टू डेवलप एंड प्रमोट आयुर्वेदा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है, कौन बताएगा अपने मन से जो बताना चाहे। ऑप्शनल दे रहा हूँ अभी, टाइम क्योंकि कम बचा है।
तैयार है किसी को? लोकेश बताओ, ठीक है। सर सबसे पहले तो सीसीआई की स्थापना। बोलते चले जाओ, टाइम के साथ टाइमलाइन जरूर बोलना सीसीआई, क्योंकि वो मेन है। सीसीआई सर 1971। और उसके बाद सर आयुष बोर्ड की स्थापना सर 1995 में, होम्योपैथी होम्योपैथी करके। और फिर सर उसके बाद जो है इसको फिर से 2000 में इसका नाम चेंज किया सर, और 2014 में सर इसकी जो है अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बनाई गई सर। और तो सर मुझे इतना याद और कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहे, पॉइंट ऐड कर सकते हो। किसी को कुछ याद नहीं आ रहा? सर 2011 में वो सोवा रिप्पा आई थी, वो भी इसी में आएगी। और 14 तो में सर ग्लोबल, 2014 में आई थी। डेवलपमेंट मिनिस्ट्री डेवलप गाइडलाइंस एज पर डेवलपमेंट ऐसे करके। चलो एक मिनट बने रहो। जीसीपी था सर, गोड क्लिनिक वाला। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी एस्टेब्लिश हुआ है इसके अंदर बहुत सारे। बने रहेंगे एक मिनट। देखो, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, ये लोग तो पढ़ के भी अनजान बन रहे हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है बेटा, ये वाली पीडीएफ है एक, डिकेड आयुष रिपोर्ट करके, मैंने आपको शायद दी होगी। नहीं दी है तो ले लेना, किसी के पास ना हो तो। ये वाला पीडीएफ है जिसमें हमने ये सारी चीजें पढ़ी जो ये लोग नहीं बोल पा रहे हैं। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो लिखा हुआ है, ये वाली पीडीएफ है ना? इसका लेक्चर मेरे से ले लेना अगर नहीं पढ़ा आपने तो। यहाँ सारी चीजें लिखी हुई हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंट स्टेप्स टेकन। ठीक है। तो अभी पूछ रहे थे अरुणा, तो आप देख लोगे, ये वाला टॉपिक है वो, कि 1995 में क्या हुआ, ASMNH बना, 2003 में उसका रीनेम हो गया आयुष नाम से, 2011 में सोवा रिक्पा आया, 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बन गई। तो ये मेजर पॉइंट तो ये है। फिर इसके बाद कॉलेजेस वगैरह कुछ नहीं। कुछ स्कीम्स हैं इसके अंदर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो कि CCRS है ना? AI एडवांसमेंट कर दिया गया, AI सिस्टम भी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको इसमें लगाया गया। फिर यहाँ देखोगे ये कुछ प्रोग्राम्स हैं कि स्वास्थ्य रक्षण एक प्रोग्राम चलाया CCRS ने, इंटीग्रेशन ऑफ आयुष हो रहा है। तो ये ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मैं आपको इसकी अगर वीडियो लेक्चर दे दूंगा, अगर आपके पास नहीं है तो मैसेज डाल देना मुझे, अगर नहीं पढ़ा है आपने। औरों को भी अगर समस्या हुई है इसके अंदर, उन लोग के लिए नहीं जो जवाब ही नहीं देते हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो अच्छा पढ़ रहे हैं, जवाब देते हैं चीज़ों का। जिसे नहीं पढ़ना उसके लिए नहीं है ये फैसिलिटी, ठीक है? जो पढ़ रहे हैं उनके लिए है सर। तो मेरे से ले लेना। आयुष ग्रेड है, ये भी CC में आ जाता है। ये देखो बहुत सारे, एम योगा, ये बताया होगा किसी को, ध्यान है एम योगा में क्या है, या वाई ब्रेक क्या है? कौन बताएगा वाई ब्रेक क्या है? किसको पता है वाई ब्रेक? सर सर वाइब्रेक काम ना के बीच में 5 मिनट ब्रेक। का गैप लिया, काम करते 5 करते मिनट का ब्रेक ब्रेक। ले लिया। चलो अच्छी बात है। देवांगी ने बताया, और भी लोग बताना चाह रहे थे, ठीक है। तो है ना, तो वाई ब्रेक है, वो जरूरी है कि वाई ब्रेक क्या है, कितनी देर का ब्रेक है। तो ये सब इस तरह की चीजें हैं, तो आपको देखनी है। अब ये लोग बोल नहीं पा रहे, कल जब मैं आपसे सुनूंगा, मैं बोल रहा हूँ फिर कल के लिए, कल मैं पहला काम यही करूंगा क्लास होने के बाद, ये पोस्ट इंडिपेंडेंट स्टेप्स सुनूंगा। किसी से भी एक बच्चे से कहूंगा, आप मुझे क्रम से टाइम लाइन के हिसाब से बताते चले जाओगे, है ना? कि भाई 2000, अब मान लो 1970 में ये हुआ, 71 में ये हुआ, 88 में ये हुआ, ऐसा करके 2000 में, फिर 2001, 14 जो भी है, तो उस टाइम लाइन में आप मुझे बताते चले जाओगे। तो कल ये एक सवाल दे रहा हूँ बस आपको तैयार करने के लिए, पोस्ट इंडिपेंडेंट स्टेप्स। कल रेडी करके आओगे इस सवाल को, सिर्फ ये सवाल चाहिए, और अच्छे से तैयार होना चाहिए। और ये भी पता चलेगा कौन पढ़ने में कितना सीरियस हो रहा है चीज़ों के अंदर, ठीक है? तो कल के लिए ये सवाल है आपके लिए। इतना रखेंगे आज के लिए। मैं आपको दूसरे नोट्स आज भेज दूंगा, उनका प्रिंट आउट निकाल लोगे, जरूरी है। सुश्रुत वाले जो दूंगा, क्योंकि उसके बाद सीधा हम गायनी पे आ जाएंगे, अगला टॉपिक हमारा गायनी हो जाएगा। उसके बाद निदान पंचक वाला हो जाएगा, फिर सारे मॉडर्न के हो जाएंगे आपके। अगर तंत्र है, फार्मा है, और तीसरा एक कौन सा टॉपिक था, और चिकित्सा वाला जो है चरक का, फिर उन टॉपिक्स पे आएंगे लास्ट में आके, ठीक है? चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। मेरे से फोन पे बात कर लेंगे जो भी, जो सवाल था किसी का। थैंक यू।